हेलो एवरीवन। मेरा नाम है हर्ष एंड वेलकम टू डेटा साइंस विद हर्ष चैनल। आज के इस एपिसोड पे हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग्स इन पाइथन के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे कि स्ट्रिंग्स होते क्या हैं, स्ट्रिंग्स में इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, रिवर्स स्लाइसिंग क्या होती है, एंड देन हम फाइनली बात करेंगे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स और फंक्शंस के बारे में जो कि हमें स्ट्रिंग्स में देखने को मिल जाते हैं, एंड स्ट्रिंग्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं समझने के साथ कि स्ट्रिंग्स आखिर होते क्या हैं। तो जब हम स्ट्रिंग्स की बात करते हैं, स्ट्रिंग बेसिकली एक डेटा टाइप है जिसका हम यूज करते हैं टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। अब ये टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? कोई वर्ड हो सकता है, कोई सेंटेंस हो सकता है, कोई पैराग्राफ हो सकता है, या फिर कोई लेटर जैसे कि ए, बी, सी, डी, इस तरह से, या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है जैसे कि एट द रेट, हैश, इस तरह के जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, इस तरह के जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन, हम इस सारी इंफॉर्मेशन को टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन कहते हैं। इस सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। जब हम स्ट्रिंग डेटा टाइप की बात करते हैं, एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान में रखनी है। पाइथन स्ट्रिंग के सीक्वेंसेस का ध्यान रखता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं एक स्ट्रिंग का, जैसे कि बैटमैन का एग्जांपल लेते हैं। तो ये एक स्ट्रिंग है। अब पाइथन को ये ध्यान रहेगा कि बी सबसे पहले आ रहा है, ए उसके बाद आ रहा है, टी उसके बाद आ रहा है, और इस तरह से जो पाइथन है वो हर स्ट्रिंग के सीक्वेंस का ध्यान रखता है। जैसे बी उसको पता होगा सबसे पहले है, ए उसको पता होगा उसके बाद है, टी उसको पता होगा उसके आगे है। एंड इस तरह से पाइथन जो है वो हर लेटर के सीक्वेंस का ध्यान रखता है, एक वर्ड के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर, एक स्ट्रिंग के अंदर, इन जनरल कह सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि अगर हम चाहते हैं कि इस स्ट्रिंग में से हमें सिर्फ मैन अगर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, या फिर अगर हम सिर्फ बैट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो हम ये करवा सकते हैं बहुत ही इजीली, बिकॉज पाइथन को पता है अगर मुझे बैट डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए ये लोकेशन है, सीक्वेंस में बैट के जो लेटर्स हैं उसकी ये लोकेशन है, और इन लोकेशंस का इस्तेमाल करके इजीली पाइथन जो है बैट को प्रिंट करवा सकता है। और इसीलिए ये काफी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए अब देखते हैं कि स्ट्रिंग को हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के दो तरीके होते हैं। या तो हम स्ट्रिंग को, सबसे पहले स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते समय एक वेरिएबल का नाम लिखेंगे, इक्वल टू साइन डालेंगे, और उसके बाद दो तरीके होते हैं, या तो हम सिंगल कोट्स का यूज कर सकते हैं कुछ ऐसे, या फिर हम डबल कोट्स का भी यूज कर सकते हैं कुछ ऐसे। ये दोनों ही तरीके वैलिड हैं। सिंगल कोट्स का यूज कब करते हैं और डबल कोट्स का यूज कब करते हैं, मैं आपको ये एक एग्जांपल से बता देता हूं। अगर आपके सेंटेंस के अंदर आप कहीं पे एपोस्ट्रॉफी का यूज कर रहे हो, जैसे कि आप लिख रहे हो, ये आई एम की जैसे शॉर्ट फॉर्म होती है, अगर आपने अपने सेंटेंस के अंदर ये लिखा है, अब इसके साथ अगर आप यूज करते हो सिंगल कोट्स, तो यहां पर पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि आपने सेंटेंस के अंदर भी सिंगल कोट का यूज किया है और आप बाहर भी सिंगल कोट्स को यूज कर रहे हो, इसलिए यहां पर पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा। और इसीलिए यहां पर इस केस के अंदर आपको यूज करना पड़ेगा डबल कोट। अगर आप अपने सेंटेंस के अंदर एपोस्ट्रॉफी का यूज कर रहे हो, किसी भी तरीके से अगर आप सिंगल कोट का यूज कर रहे हो सेंटेंस के अंदर, तो उस सिचुएशन में आपको सेंटेंस के बाहर डबल कोट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये रूल्स होते हैं एक सेंटेंस को डिक्लेयर करने के लिए, एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए। यहां पर कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास, चलिए जल्दी से उनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर सिंगल कोट्स के साथ एक सेंटेंस को डिक्लेयर किया गया है। यहां पर इस सेंटेंस को इस वेरिएबल के अंदर, इस स्ट्रिंग को इस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया गया है, और अब यहां पर हम उसको प्रिंट फंक्शन के साथ प्रिंट कर रहे हैं, तो हमें यही स्ट्रिंग जो है देखने को यहां पर मिल जाता है। अब डबल कोट्स की जरूरत देखते हैं क्यों पड़ती है। अब ये मेरे पास एक सेंटेंस है जहां पर मैंने
एपोस्ट्रॉफी यूज की है, यहाँ पे सिंगल कोट को अपने सेंटेंस के अंदर यूज किया है। यहाँ पे मैंने लिखा है आई एम अ ह्यूमन बीइंग बिलीव मी, यहाँ पे मैंने आई एम की शॉर्ट फॉर्म लिखी है। अब अगर यहां पर मैं सेंटेंस के बाहर भी सिंगल कोट्स लगा देता हूं तो पाइथन मुझे एरर देता है, बिकॉज यहां पर पाइथन कंफ्यूज हो जाता है। और इसलिए इस केस के अंदर ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मैं सेंटेंस के बाहर डबल कोट्स का इस्तेमाल करूं। अब अगर मैं इस डबल कोट वाले सेंटेंस को यहां पे इसका टाइप चेक करता हूं तो आप देख सकते हो मुझे टाइप यहां पर str ही देखने को मिल रहा है, मतलब ये स्ट्रिंग टाइप का ही एक वेरिएबल मैंने यहां पर क्रिएट किया है। तो आप स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए सिंगल कोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, डबल का भी कर सकते हो। कब कौन से कोट्स का इस्तेमाल करना है ये मैंने आपको बता दिया है। स्पेशल कैरेक्टर भी अगर आपको स्टोर करवाना है तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आप स्टोर करवा सकते हो। यहां पर @ को मैंने स्टोर किया है, और टाइप जब हम चेक करते हैं तो देखने को हमें मिलता है स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए क्या रूल्स होते हैं ये समझ लेते हैं। अब जब भी हम अगर जुपिटर एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, अगर हम जुपिटर नोटबुक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो हम एक सेल ब्लॉक के अंदर इस तरह से एक सेंटेंस को, एक स्ट्रिंग को लिख सकते हैं डबल या फिर सिंगल कोट्स के अंदर। और सेल ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते ही पाइथन अपने आप समझ लेगा कि ये जो है सेल ब्लॉक के अंदर एक स्ट्रिंग डेटा टाइप लिखा गया है, और उसको वो एज अ आउटपुट आपको दिखा देगा। लेकिन ये एक स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाने का ठीक तरीका नहीं है, क्योंकि हम हमेशा तो जुपिटर नोटबुक एनवायरनमेंट में काम करें ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है हम स्पाइडर में काम कर रहे हो। तो स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने का सही तरीका है एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज करना, एक प्रिंट फंक्शन यूज करना। ये प्रिंट एक फंक्शन है जिसके बीच में आप एज अ आर्ग्यूमेंट एक स्ट्रिंग डाल सकते हो, और वो स्ट्रिंग प्रिंट हो जाता है, वो आउटपुट में हमें देखने को मिल जाता है। फंक्शन क्या होता है इसके बारे में हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट छोटे में समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि फंक्शन बेसिकली एक एक्सपेंडेड कैपेबिलिटी होती है आपके पास। आपको शुरू से कोड ना लिखने के बजाय आप इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आप ये जो प्रिंट करवाने का काम है, आउटपुट देखने का काम है, इसको बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। अगर ये प्रिंट ये प्रिंट बेसिकली आप समझिए किसी और ने बनाया हुआ है, और किसी और के बनाए हुए कोड को हम यहां पर यूज कर रहे हैं आउटपुट दिखाने के लिए। अगर किसी और ने ये ना बनाया होता, अगर हम शुरू से बैठ के आउटपुट प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे होते, तो उसमें बहुत सारी लाइनें लग जाती कोड की, और इसीलिए हम प्री डिफाइंड फंक्शंस का यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर भी। यहां पर आप देख रहे हैं मैंने यहां पर प्रिंट लिखा है, बीच में एक यहां पर स्ट्रिंग डिफाइन करके मैंने स्ट्रिंग लिख दिया है। आउटपुट अगर आप देखोगे तो आउटपुट में आपको यह देखने को मिलेगा कि हेलो एक लाइन में है, एंड वेलकम एक लाइन में है, फिर एक लाइन छूट रही है, और फिर बाकी का सेंटेंस लिखा हुआ आ रहा है। ऐसा क्यों? कोड पे जाएंगे समझने के लिए। कोड में आप जाओगे समझने के लिए तो देखोगे यहां पर मैंने \n का यूज किया है। ये \n जो होता है, \n, ये एक स्पेशल कैरेक्टर है, इसको कहते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर। इस कैरेक्टर का काम होता है जहां पर भी प्रिंट स्टेटमेंट जो है, प्रिंट स्टेटमेंट को जहां पर भी ये देखने को मिल गया, प्रिंट स्टेटमेंट बाकी का जो सेंटेंस है, बाकी का जो स्ट्रिंग है, एक लाइन छोड़ के प्रिंट कर देगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कुछ एक ऐसा स्ट्रिंग है x y \n z, अगर मेरे पास एक ये स्ट्रिंग है और ये प्रिंट में मैंने लिखा है, सो प्रिंट क्या करेगा, सबसे पहले x लिखेगा आउटपुट में, फिर y लिखेगा, और फिर वो देखेगा कि आपने यहां पर डाल दिया है \n, जिसका मतलब है एक लाइन छोड़ दो। और वो क्या करेगा, एक्स वाई तो इस लाइन में लिख देगा, लेकिन इसके बाद ये लाइन वो छोड़ देगा, अगली लाइन में आएगा, और अगली लाइन में आके वो z लिख देगा। और इस तरह से ये न्यू लाइन कैरेक्टर काम करता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, सबसे पहले प्रिंट को दिखाई देता है हेलो, प्रिंट ने यहां पे हेलो आउटपुट में लिख दिया है। उसके बाद न्यू लाइन कैरेक्टर देखने को मिलता है प्रिंट को, जिसकी वजह से वो लाइन बदल देता है, एक लाइन नीचे आ जाता है, जहां पर एंड वेलकम
प्रिंट होता है। उसके बाद जब नेक्स्ट लाइन कोड की एग्जीक्यूट होती है तो वो भी एक न्यू लाइन कैरेक्टर है, जिसके कारण यहां पर भी एक लाइन हमें छूट कर मिलती है, छूटी हुई मिलती है, और फिर बाकी का जो सेंटेंस है वो इस लाइन के कारण यहां पर प्रिंट हो जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं लेंथ फंक्शन के बारे में। अब लेंथ प्रिंट की तरह ही एक फंक्शन है, लेंथ फंक्शन। अभी लेंथ फंक्शन क्या करता है, कोई भी अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है, जैसे एक स्ट्रिंग का एग्जांपल हो सकता है, सिंगल कोट्स के अंदर मैंने लिख दिया हेलो, ये एक स्ट्रिंग का एग्जांपल है। लेंथ फंक्शन क्या करता है, लेंथ फंक्शन आपके स्ट्रिंग के अंदर कितने लेटर्स हैं आपको ये बता देता है। आपने जो स्ट्रिंग डाला है लेंथ फंक्शन के अंदर, अगर मैं इसको यहां पर डाल देता हूं तो इसके आउटपुट में मुझे लेंथ फंक्शन बताएगा कि हेलो वर्ड के अंदर कितने लेटर्स हैं, और आउटपुट मुझे क्या देखने को मिलेगा, 5। तो ये लेंथ फंक्शन का काम होता है। तो इसी तरह से हम एक स्पेशल कैरेक्टर को अगर हमें स्टोर करना है तो इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। यहां पर उसकी लेंथ चेक करेंगे तो हमें 1 देखने को मिलेगा, बिकॉज यहां पर जो स्ट्रिंग है वहां पर सिर्फ एक ही स्पेशल कैरेक्टर है। तो इस तरह से यहां पर लेंथ फंक्शन काम करता है। चलिए बात करते हैं इंडेक्सिंग की। तो जब हम पाइथन में इंडेक्सिंग की बात करते हैं, जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पाइथन में स्ट्रिंग्स जो होते हैं, पाइथन उन स्ट्रिंग्स का सीक्वेंस बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, क्या चीज पहले आ रही है क्या चीज बाद में आ रही है, ये पाइथन बहुत ही ज्यादा अच्छे से ध्यान रखता है। और ध्यान कैसे रखता है, पाइथन के पास हर लेटर का एक एड्रेस होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, तो पाइथन के पास हर इस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी लेटर्स हैं, हर लेटर के लिए एक एड्रेस है। उस एड्रेस को हम कहते हैं इंडेक्स। तो जैसे ये बी है, पाइथन को पता है कि बी सबसे पहले आ रहा है, फिर पाइथन को पता है कि ए उसके बाद में आ रहा है, टी उसके बाद में आ रहा है, और इसी तरह से। तो ये बात का पता लगाने के लिए पाइथन एक एड्रेस अपने पास रखता है हर लेटर का, और वो एड्रेस शुरू होता है 0 से। पाइथन में जो इंडेक्स है वो 0 से शुरू होता है। पाइथन को पता है कि बी सबसे पहले है, इसलिए उसका इंडेक्स 0 है। पाइथन को पता है कि ए जो है वो बी के जस्ट बाद में है, तो इसलिए ए का इंडेक्स 1 है। टी ए के बाद में आता है, इसलिए टी का इंडेक्स 2 है। और इसी तरह से पाइथन हर लेटर का एक वर्ड में या फिर किसी एक सेंटेंस में या किसी एक पैराग्राफ में लोकेशन ध्यान रखता है, इंडेक्स ध्यान रखता है, पाइथन सीक्वेंस ध्यान रखता है। एंड ये जो सेंटेंस, ये जो इंडेक्स है, ये काफी यूजफुल हो जाता है, जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बिकॉज इसका इस्तेमाल करके हम एक स्ट्रिंग के पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि पूरा स्ट्रिंग प्रिंट ना हो, आउटपुट पे ना दिखाई दे, जैसे बैटमैन है, अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ बैट ही दिखाई दे, मैन दिखाई ना दे, तो हम इन लोकेशंस का, इन इंडेक्सेस का यूज करके इस टास्क को अचीव भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंडेक्सेस के साथ। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन किया है, जिस वेरिएबल का नाम मैंने दिया है स्ट्रिंगी, और उसके अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड को सेव किया है। प्रिंट करते ही हमें देखने को मिल जाता है हेलो वर्ल्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहला जो लेटर है इस वर्ड या सेंटेंस का, उसका इंडेक्स हमेशा 0 होता है पाइथन के अंदर। किसी भी एक सेंटेंस का या वर्ड का अगर आपको सिर्फ एक स्लाइस लेना है, जैसे अगर यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल बैटमैन का सिर्फ बैट उठाना है, और उठाने के लिए हम यूज करने वाले हैं इन लोकेशंस का। तो लोकेशंस का यूज हम कैसे कर सकते हैं, सपोज अगर ये एक वेरिएबल में स्टोर्ड है जिसका नाम मैंने लिख दिया str, ये समथिंग str a लिख दिया फॉर एग्जांपल, तो str a के आगे मैं स्क्वेयर ब्रैकेट्स लगाऊंगा, और यहां पर मैं इंडेक्स दूंगा। इस जगह पे मैं इंडेक्स दूंगा ताकि मैं मेमोरी लोकेशन को यूज कर पाऊं एक वर्ड के सिर्फ एक पार्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अगर मुझे बैट को एक्सट्रैक्ट करना है बैटमैन में से, तो मैं str a लूंगा, उसके आगे स्क्वेयर ब्रैकेट्स लगाऊंगा,
और जो भी मुझे इंडेक्स डालना है, BAT का, बैट का इंडेक्स डालना है, वो मैं इसके स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में डालूंगा ताकि मैं इस एक्सट्रैक्शन को पॉसिबल कर पाऊं। सो अगर मैं सिर्फ BAT में से, बैटमैन में से यहां पे लिख दूं STR A, यहां पे मैं 0 लिख दूं अगर सिर्फ, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? मुझे मिलेगा B। मुझे सिर्फ B निकल के मेरे पास आउटपुट पे मुझे मिलेगा। उसका रीजन ये है कि जो 0 इंडेक्स होता है वो पहले लेटर का होता है एक वर्ड के अंदर। अगर मैं यहां पर लिख देता STRA2, तो मुझे यहां पे क्या देखने को मिलता? यहां पर T आ जाता मेरे सामने, बिकॉज मैं जानता हूं T का जो इंडेक्स है वो 2 है। और इस तरह से हम इंडेक्सेस को यूज कर सकते हैं वर्ड्स में से कुछ लेटर्स को, या फिर सेंटेंसेस में से कुछ वर्ड्स को उठाने के लिए भी। सो सिमिलरली यहां पर हमने हेलो वर्ल्ड का जैसे एग्जांपल लिया, स्ट्रिंगी और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स पे जब मैंने 0 लिखा, 0 इंडेक्स फर्स्ट लेटर का होता है और इसलिए मुझे यहां पर H देखने को मिल गया। सिमिलरली अगर मैं यहां पर स्ट्रिंगी, यहां पर 8 इंडेक्स देता हूं, 8 इंडेक्स जो है हेलो वर्ल्ड में वो R का आता है और इसलिए मुझे यहां पे R देखने को मिल जाता है। देन अगर हम बात करें, अगर हमें चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाहते हैं कि हमें लास्ट वर्ड का इंडेक्स मिल जाए, लास्ट वर्ड हमें देखने को मिल जाएगा, हम अगर लास्ट वर्ड को एक्सट्रैक्ट करवाना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं? लास्ट वर्ड को एक्सट्रैक्ट कराने के लिए आपको एक छोटा सा कोड लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको लास्ट वर्ड का इंडेक्स चाहिए होगा, उसकी लोकेशन चाहिए होगी। आप किसी के घर पे जाते हो, उसकी आपको लोकेशन चाहिए होती है ना, आप व्हाट्सएप पे वो लोकेशन मंगवा लेते हो। लेकिन यहां पर ये उतना सिंपल नहीं है, यहां पर आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी कोड की ताकि आप लास्ट लेटर का इंडेक्स निकाल पाओ। तो वो देख लेते हैं क्या लाइन है। यहां पर हम सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, इंडेक्स लास्ट एलिमेंट। ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स आकर स्टोर हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लेंथ ऑफ स्ट्रिंगी ले रहे हैं, जो हमारे पास ये हेलो वर्ल्ड है, हम इसकी लेंथ कैलकुलेट करके -1 कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो इंडेक्स होता है ये 0 से शुरू होता है, इसलिए हम यहां पे -1 कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी, जैसे ये हेलो है, हेलो की लेंथ हो गई 5। जैसे अगर हम लेंथ की बात करें, अगर हम जैसे हम हेलो की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले, अब मुझे ओ का इंडेक्स चाहिए। ओ जो लेटर है इस वर्ड का लास्ट लेटर है, मुझे ओ का इंडेक्स चाहिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं हेलो की लेंथ देख लूंगा कितनी है। ठीक है, और फिर उसमें से -1 कर दूंगा। -1 क्यों करूंगा? क्योंकि पाइथन में जो इंडेक्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो एच का इंडेक्स हुआ 0, ई का हुआ 1, एल का हुआ 2, दोबारा एल का हुआ 3, और ओ जो लास्ट में है उसका हुआ 4। तो दैट इज द रीजन, बिकॉज इंडेक्सेस अगर 1 से शुरू होते तो लेंथ हेलो लिखकर ही मुझे ओ का इंडेक्स मिल जाता। लेकिन इंडेक्सेस 1 से शुरू नहीं हो रहे हैं, इंडेक्सेस 0 से शुरू हो रहे हैं, और दैट इज द रीजन मैं यहां पर -1 कर रहा हूं ताकि मुझे ओ का जो इंडेक्स है वो मिल जाए। तो सिमिलरली यहां पर मैं लेंथ और स्ट्रिंगी -1 करता हूं, और अब इस वेरिएबल में मेरे पास लेंथ ऑफ जो है इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट मेरे पास स्टोर हो गया है। अब अगर मैं इसको एज अ इंडेक्स यूज करता हूं स्ट्रिंगी के स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो मुझे डी देखने को मिल जाता है। बट लास्ट लेटर को प्रिंट करवाने का एक और तरीका भी है मेरे पास, जो कि ज्यादा सिंपल और आसान तरीका है, जिसमें मुझे इतनी ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। और वो तरीका है कि मैं -1 का इस्तेमाल करूं। अगर मैं इंडेक्स में -1 का इस्तेमाल करता हूं, अगर मैं इंडेक्स में -1 का इस्तेमाल करता हूं,
तो -1 जो होता है वो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स होता है ऑटोमेटिकली। मुझे समझने की जरूरत नहीं है कि वर्ड या फिर सेंटेंस की लेंथ क्या है, -1 ऑटोमेटिकली पाइथन समझता है कि लास्ट जो लेटर है ये उसका ही इंडेक्स है, और अगर इंडेक्स के अंदर -1 का यूज किया गया है तो वो पीछे से जाएगा और जो लास्ट एलिमेंट है उसको पकड़ लेगा। तो इसलिए हम -1 को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें लास्ट लेटर को प्रिंट करवाना है तो। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम जैसे यहां पर हमने -1 लिया तो हमें लास्ट एलिमेंट मिला, अगर हम यहां पे -2 लेते हैं तो हमें सेकंड लास्ट मिलेगा, अगर हम -3 लेते हैं तो हमें यहां पर थर्ड लास्ट मिलेगा। सो बेसिकली अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग लेते हैं तो पाइथन क्या करता है, वो रिवर्स से स्ट्रिंग को पढ़ना शुरू कर देता है। नेगेटिव इंडेक्सिंग में पाइथन रिवर्स से स्ट्रिंग को पढ़ना शुरू कर देता है। तो अगर आपने यहां पे हेलो लिखा है और आप यहां पे -1 लेते हो और पाइथन देखता है कि आपने यहां पे माइनस लिखा है, तो पाइथन उसको यहां से पढ़ने के बजाय, एच से पढ़ने के बजाय ओ से पढ़ना शुरू कर देता है। और ये डिफरेंस है, और इसीलिए -1 लिखने पे आपको ओ मिल जाता है, -2 लिखने पे आपको जो है यहां पर एल देखने को मिल जाता है, और इस तरह से आप स्ट्रिंग को उल्टा भी पढ़ सकते हो। यह तरीका है स्ट्रिंग को उल्टा पढ़ने का। तो यहां पर हमने उसी चीज को इलुस्ट्रेट किया है कोड के थ्रू। यहाँ पे -1 लिखा है तो हमें डी देखने को मिल गया, -2 लिखते ही सेकंड लास्ट एलिमेंट देखने को मिल गया है यहां पर हमें। चलिए अब बात कर लेते हैं स्लाइसिंग के बारे में। तो जब हम स्लाइसिंग के बारे में बात करते हैं, स्लाइसिंग से हम एक जो स्ट्रिंग है उसके एक पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे, जैसे कि अगर हमारे पास बैटमैन एक स्ट्रिंग पड़ा हुआ है और हम चाहते हैं कि हम इसके एक पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर पाए, अगर हम चाहते हैं हम बैट को इसमें से एक्सट्रैक्ट कर पाए, तो ऐसा करने के लिए हम यूज करते हैं स्लाइसिंग का। तो चलिए अब समझते हैं स्लाइसिंग करते कैसे हैं। मान लेते हैं कि ये एक एस नाम के स्ट्रिंग में स्टोर्ड है बैटमैन, और मैं चाहता हूं कि बैट ही सिर्फ प्रिंट हो। हम जान चुके हैं कि अगर हमें किसी एक लेटर को प्रिंट करना है तो सबसे पहले वाले लेटर को प्रिंट करने के लिए हम 0 लिख सकते हैं। अगर मैं एस ऑफ 0 करूंगा तो यहां पे बी देखने को मिलेगा। सिमिलरली एस ऑफ 1 करूंगा तो ए देखने को मिलेगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं यहां पर बैट को एक्सट्रैक्ट करूं, और सिंगल लेटर्स को एक्सट्रैक्ट करने की बजाय मैं पूरे के पूरे बैट को एक्सट्रैक्ट कर लूं। तो आप देख रहे हो कि अगर मैं सिर्फ एक इंडेक्स लिखता हूं तो एक वर्ड प्रिंट होता है। अब अगर मुझे इस पूरे बैट को प्रिंट करवाना है तो मुझे दो इंडेक्स देने पड़ेंगे। एक होगा स्टार्टिंग इंडेक्स और दूसरा होगा एंडिंग इंडेक्स। कहां से कहां तक प्रिंट करना है आपको उसको बताना पड़ेगा, क्योंकि अब आप एक स्लाइस ले रहे हो पूरा स्ट्रिंग का, तो इसलिए अब आपको बताना पड़ेगा कि कहां से कहां तक, किस इंडेक्स से शुरू करके किस इंडेक्स तक आपको वो प्रिंट करवाना है। अब अगर मैं चाहता हूं कि यहां पर प्रिंट हो जाए बैटमैन में से, तो मुझे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। 0 से यहां पर मैं कोलन लगाऊंगा बीच में और मैं लिखूंगा 4। 4 नहीं, मैं यहां पर लिखूंगा 3। यहां पर मैं लिखूंगा 3, और उसका रीजन ये है कि जब हम स्लाइसिंग करते हैं तो जो एंड इंडेक्स पे जो लेटर आता है वो हमें नहीं मिलता, उसके पहले वाला एक लेटर मिलता है। जो एंडिंग इंडेक्स पे आ रहा है लेटर वो हमें नहीं मिलेगा। सो बी का इंडेक्स 0 है, ए का 1 है, टी का 2 है और एम का 3 है। हमें बैट चाहिए, तो इसलिए हमें यहां पर 0:3 लिखना पड़ा, ताकि हमें बी से लेकर टी तक ये पूरा जो है एक सेंटेंस का पार्ट, एक
लेटर वर्ड का पार्ट वो हमें मिल सके। और ऐसा अगर हम लिखेंगे तो हमें यहाँ पे आउटपुट देखने को मिल जाएगा BAT। यहां पर स्लाइसिंग करने के लिए हमने एक स्टार्टिंग इंडेक्स दिया है और एक एंडिंग इंडेक्स दिया है। हमने बताया है पाइथन को कि कहां से स्लाइस लेना शुरू करना है और कहां पे स्लाइस लेना खत्म करना है, और इस तरह से हम स्लाइसिंग करते हैं। सो अगर आप यहां पर अगर आप यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंगी लिखते हैं या आप स्ट्रिंगी लिखते हैं और बीच में कोलन डाल देते हैं, सिर्फ कोलन डाल देते हैं और स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स नहीं देते हैं, उस केस के अंदर आपको यहां पर पूरा का पूरा ये प्रिंट होता हुआ दिख जाता है सेंटेंस जो आपने लिखा है। अगर आप स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं देते हैं और एंडिंग इंडेक्स देते हैं तो पाइथन क्या करता है, पाइथन आपके सेंटेंस की बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करता है। यहां पे स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया तो इसलिए पाइथन बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेगा, और जो भी आपने एंडिंग इंडेक्स दिया है वहां तक एक स्लाइस काट के आपको वो आउटपुट में दिखा देगा। तो ये काम पाइथन इस तरह से करता है। अब अगर आप इसका उल्टा कर दें, अगर आप एक स्टार्टिंग इंडेक्स दे दें और एंडिंग इंडेक्स ना दें, तो उस केस के अंदर पाइथन आपके स्टार्टिंग इंडेक्स से शुरू करेगा सेंटेंस में से स्लाइस काटना, और जो सेंटेंस का बिल्कुल एंड होगा वहां तक आपको एक स्लाइस काट कर देगा। बट अगर आप स्टार्टिंग इंडेक्स भी दे देते हैं और एक एंडिंग इंडेक्स भी दे देते हैं तो उस केस में जो आपने स्टार्टिंग इंडेक्स दिया है वहां से शुरू करेगा पाइथन, और एंडिंग इंडेक्स तक, उससे एक पहले तक आपको मिल जाएगा उस वर्ड का स्लाइस। जो हमने बैटमैन की बात की थी उसके एग्जाम्पल को भी हम यहां पर इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो जैसे यहां पर मैं लिखता हूं बैटमैन, एंड मैं यहां पर एस को स्लाइस कर देता हूं 0 से लेकर 3 तक, तो यहां पे मुझे बैट देखने को मिल जाता है। जैसे हमने उस एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, यहां पर हमें बैट देखने को मिल जाता है। अब अगर मैं 0 ना दूं तब भी पाइथन यही एज्यूम करेगा कि मैं बिल्कुल बिगनिंग से लेकर टी तक उसको स्लाइस काटने के लिए कह रहा हूं, और इसलिए वो मुझे स्लाइस दे देगा इस तरह से। तो इस तरह से हम स्लाइस कर सकते हैं बहुत ही इजीली पाइथन के अंदर। यहां पर हम, जैसे हमने नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात की थी, उस तरह से हम नेगेटिव स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। नेगेटिव स्लाइसिंग में जब हम बात कर रहे हैं हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि जो स्लाइसिंग होती है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट होती है। स्लाइसिंग जब भी होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है, इसीलिए जब भी स्लाइसिंग होती है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इस बात का क्या मतलब है मैं आपको एक बार बता देता हूं। जैसे आपने एस किया एंड आपने यहां पर लिखा 0:3, तो इसका यह मतलब है जो आपने स्टार्टिंग इंडेक्स दिया है वो हमेशा छोटा होना चाहिए फ्रॉम द एंडिंग इंडेक्स। स्टार्टिंग इंडेक्स शुड बी लेस देन एंडिंग इंडेक्स, ये रूल है। स्टार्टिंग का जो इंडेक्स है वो एंडिंग इंडेक्स से छोटा होना चाहिए, ये रूल है। तो जब हम नेगेटिव स्लाइसिंग की बात करते हैं, अगर हमें नेगेटिव स्लाइसिंग करना है तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पर लिखते हैं -4:-1, तो ये काम करेगा। ये काम इसलिए करेगा क्योंकि -4 जो है वो -1 से छोटा है। तो इसलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं हेलो, यहां पे W एक और लगा देता हूं हेलो के साथ, समझ लीजिए एक स्पेलिंग मिस्टेक है ये। तो पाइथन इसको कैसे रीड करेगा, पाइथन माइनस देखेगा सबसे पहले, वो -4 देखेगा क्या है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है। पाइथन यहां पर आएगा और यहां से लेकर आपको यहां तक का -2 तक का स्लाइस आपको पाइथन प्रोवाइड करेगा। और इस तरह से नेगेटिव स्लाइसिंग भी आप कर सकते हैं पाइथन के अंदर। तो कुछ एग्जांपल जो हमने दिए हुए हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो यहां पर स्ट्रिंगी का जो हमारे पास एग्जांपल है -4 to -1, यहां पे स्लाइसिंग हो रही है हमारे पास। एंड स्लाइसिंग जैसे हम नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू कर रहे हैं तो
अगर आप यहाँ पे एंडिंग इंडेक्स नहीं देते हैं तो वो एज्यूम कर लेता है कि आप स्टार्टिंग इंडेक्स से एंडिंग इंडेक्स जैसे हम नॉर्मली स्लाइसिंग करते हैं वैसे कर पाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स ऐसा दिया जो कि एंडिंग इंडेक्स से बड़ा है, जैसे -1 आपने स्टार्टिंग इंडेक्स रख दिया और -4 आपने एंडिंग इंडेक्स रख दिया, तो पाइथन यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा और आपको कुछ रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि आपने रूल को यहाँ पे ब्रेक किया है। क्योंकि यहाँ पे वो लेफ्ट टू राइट ही मूव हो रहा है और वो जो है छोटे से बड़ा मूव हो सकता है इंडेक्स के मामले में, बट बड़े से छोटा मूव नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी करते हैं और एक बड़े इंडेक्स को पहले लिख देते स्टार्टिंग इंडेक्स और छोटे इंडेक्स को आप एंडिंग इंडेक्स में लिख देते तो वो भी काम नहीं करेगा। चलिए बात कर लेते हैं स्टेप साइजिंग की। स्टेप साइजेस के साथ भी हम स्लाइसिंग कर सकते हैं, तो इसका क्या बेनिफिट होता है? सो फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास एक सेंटेंस है हेलो वर्ल्ड। अब आप एक ऐसा स्लाइस काटना चाहते हो इस हेलो वर्ल्ड सेंटेंस के अंदर से जहां पर आपको हर ऑल्टरनेटिव वर्ड दिखाई ना दे। एक ऐसा स्लाइस चाहिए आपको जहां पे हर ऑल्टरनेटिव वर्ड जो है वो आपके पास ना आए, लेकिन बाकी जो सारे वर्ड्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएं। तो इस मिशन को एकम्प्लिश करने के लिए आप स्टेप साइज का इस्तेमाल कर सकते हो। स्लाइसिंग करते समय आप एक स्टेप साइज को मेंशन कर सकते हो, और जब पाइथन एक स्लाइस को कट करेगा तो उसी स्टेप साइज के हिसाब से कट करेगा। अगर आप यहां पे स्टेप साइज को 2 दे देते हो तो सबसे पहले पाइथन h को प्रिंट करवाएगा, फिर देखिएगा कि स्टेप साइज तो 2 है और इसलिए वो e को छोड़ देगा और फिर l को प्रिंट कराएगा। एल को प्रिंट कराने के बाद देखिएगा स्टेप साइज 2 है, इसलिए वो अगले एल को छोड़ देगा, ओ को प्रिंट करवाएगा। ओ को प्रिंट करवा देगा, उसके बाद स्पेस को छोड़ देगा, डब्ल्यू को प्रिंट कराएगा एंड सो ऑन। इस तरह से स्टेप साइजेस में भी आप स्लाइसिंग करवा सकते हो। तो कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। अगर आप 2 कोलन्स लगाकर 1 लिख देते तो 1 स्टेप साइज का मतलब है कि जैसा सेंटेंस है एज इट इज आप उसको प्रिंट कर दो मेरे लिए। देन अगर आप 2 यहां पे स्टेप साइज डालते हैं, बाकी को खाली छोड़ देते हैं, तो मतलब पूरा सेंटेंस करो बट विद ए स्टेप साइज ऑफ 2। डू नॉट प्रिंट एवरी सेकेंड लेटर, दिस इज व्हाट इट बेसिकली मींस। सिमिलरली आप 3 देख सकते हैं एंड आप स्लाइसिंग कर सकते हैं। आप एंडिंग इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स और एक स्टेप साइज भी दे सकते हैं, और इस तरह से यहां पे आप एक स्लाइस निकाल सकते हैं एक सेंटेंस से। आप नेगेटिव स्टेप साइजिंग भी कर सकते हैं। अगर नेगेटिव स्टेप साइज में मैं -1 लिख देता हूं तो इसका यह मतलब है कि पाइथन अब सेंटेंस को उल्टा पढ़ना शुरू कर रहा है। जनरली जैसे हमने स्लाइसिंग में बात की, पाइथन लेफ्ट टू राइट देखता है इंडेक्सेस, बट जैसे ही आप स्टेप साइज में -1 मेंशन कर दोगे, पाइथन राइट टू लेफ्ट पढ़ना शुरू कर देगा एक सेंटेंस को और उसके इंडेक्सेस को। ठीक है, तो अब इसका यह मतलब है कि अगर आप एक वेरिएबल का नाम लिख के उसके आगे ब्रैकेट्स के अंदर कुछ ऐसा लिखते हैं और बीच में -1 लिख देते हैं 2 एम्प्टी कोलन्स के बाद, तो ये लाइन जैसे ही प्रिंट होगी सेंटेंस आपको रिवर्स ऑर्डर में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अब पाइथन ने पढ़ने के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया है माइनस यहां पे लिखे होने के कारण से। तो जो माइनस यहां पे लिखा है उससे पाइथन उल्टा पढ़ना शुरू कर देता है, उल्टा चलना शुरू कर देता है, और उसके आगे जो 1 लिखा है उससे पाइथन डिटरमिन करता है कि स्टेप साइज मुझे यहां पर क्या लेना है। अगर 1 है तो 1 का तो मतलब यही है कि कोई यहां पे मुझे स्टेप साइज नहीं लेना है, सारे सेंटेंस को प्रिंट करना है, बट उल्टा, क्योंकि यहां पे माइनस लिखा हुआ है। सो अब इस रूल को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा जो हमने पहले डिस्कस किया था। जो एंडिंग इंडेक्स है वो हमेशा बड़ा होता है स्टार्टिंग इंडेक्स से। इस बात को हमें अच्छे से यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। बट क्योंकि यहां पर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग कर रहे हैं, हमने सेंटेंस को रिवर्स में पढ़ना शुरू कर दिया है, इसीलिए अब जो ऑर्डर यहां पे एग्जीक्यूशन का है इंडेक्सेस का वो भी बदल जाएगा। अब पहले हम जो स्टार्टिंग इंडेक्स था वो एंडिंग इंडेक्स से छोटा होना चाहिए था, बट यहां पर क्योंकि पढ़ने के ऑर्डर को ही हमने रिवर्स कर दिया है, इसलिए जो स्टार्टिंग इंडेक्स है
वो बड़ा होना चाहिए एंडिंग इंडेक्स से, क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, और इसलिए जो राइट टू लेफ्ट जाने के लिए जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो बड़ा होना चाहिए एंडिंग इंडेक्स से। सो इस तरह से आप स्लाइस कर सकते हो किसी भी एक सेंटेंस को नेगेटिव स्लाइसिंग के थ्रू भी। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रिंग्स के बारे में। स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबिलिटी का क्या मतलब होता है? अगर आपने एक स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया है, अगर आप एक स्ट्रिंग एस डिफाइन कर देते हैं, इसमें कुछ एक्स वाई जेड लिख देते हैं, तो उसके बाद आप इस एक्स वाई जेड में से किसी एक को बदल नहीं सकते हैं। आप स्ट्रिंग के इंडेक्स का कुछ इस तरह से इस्तेमाल करके यहां पर ए नहीं लिख सकते हैं एक्स की जगह। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करोगे तो पाइथन आपको एरर देगा, ये करना पॉसिबल नहीं है। बट आप एक वेरिएबल को रीअसाइन जरूर कर सकते हो। अभी आपने एस वेरिएबल को एक्स वाई जेड वैल्यू दी है, इस एक्स वाई जेड में से आप कुछ भी तो बदल नहीं सकते, लेकिन आप एस की पूरी वैल्यू को ही चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो एस को एक नई वैल्यू दे दो ए बी सी इस तरह से, और ये करना पॉसिबल है। लेकिन ए बी सी देने के बाद अगर आप चाहो कि मैं इस ए बी सी में से ए को हटाकर एक्स बना दूं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जो स्ट्रिंग होता है उसमें आइटम इम्यूटेबिलिटी होती है। स्ट्रिंग्स के जो आइटम्स होते हैं, ये एक पूरा स्ट्रिंग है एक्स वाई जेड, ये एक पूरा स्ट्रिंग है एक्स वाई जेड, और एक्स इस पूरे स्ट्रिंग का एक आइटम है, वाई इस पूरे स्ट्रिंग का एक आइटम है। स्ट्रिंग में आइटम इम्यूटेबिलिटी होती है, आइटम्स को आप बदल नहीं सकते हो, बट आप स्ट्रिंग को पूरी तरह से रीअसाइन कर सकते हो, वो चीज पॉसिबल है। तो इस चीज को एक बार देख लेते हैं। सो यहां पर हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन किया है, जहां पर हमने एक मिलिट्री वाला जो कमांड होता है उसको यहां पर लिखा है, एंड हम देख सकते हैं कि थर्ड इंडेक्स पे हमें आर देखने को मिलता है। अब अगर हम चाहें कि जो आर है थर्ड इंडेक्स पे बैठा वो वाई से हम उसको रिप्लेस कर दें, वाई ले आए आर की जगह पे, तो ये कर पाना यहां पर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आपको एक एरर भी देखने को मिलता है, str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। आपको यहां पर एक एरर भी देखने को मिल जाता है, जो कि एग्जैक्टली आपको यही बात बता रहा है। आइटम इम्यूटेबिलिटी होती है स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग की एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि आप दो स्ट्रिंग को ले सकते हो, दो स्ट्रिंग को लेकर एक S1 स्ट्रिंग ले लो जिसमें एक्स वाई जेड रख लो, और एक स्ट्रिंग ले लो S2 जहां पर आप ए बी सी रख लो। इन दो स्ट्रिंग्स को लेकर आप इन जो दो सेंटेंसेस हैं, दो वर्ड्स हैं, उनको मर्ज कर सकते हो। अगर मैं यहां पे लिख दूं S1 प्लस S2, ऐसा ही लिखने से ये दोनों सेंटेंसेस आपस में मर्ज हो जाएंगे और आपको आउटपुट देखने को मिलेगा XYZ ABC। इस तरह से आप दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से मर्ज कर सकते हो पाइथन के अंदर, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। तो यहां पे कुछ एग्जांपल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। यहां पे दो स्ट्रिंग्स है हमारे पास, एक है हेलो और दूसरा स्ट्रिंग 2 है वर्ल्ड। यहां पर मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करता हूं, जहां पर मैंने सबसे पहले लिखा है स्ट्रिंग 1, फिर लिखा है प्लस, प्लस को लिखने के बाद मैंने एक ब्लैंक छोड़ा है, गैप डाला है, फिर लिखा है प्लस। जो गैप है वो अपने आप में भी एक स्ट्रिंग है, और फिर स्ट्रिंग 2 लिखा है, और जब मैं इसको प्रिंट करता हूं मुझे हेलो और वर्ल्ड और जो बीच का गैप था वो आपस में मर्ज हुए हुए दिखाई दे जाते हैं। इस चीज को भी समझ लेते हैं जल्दी से। अगर आप दो स्ट्रिंग्स के बीच में किसी एक नंबर को मर्ज करने की कोशिश करते हैं तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर का डेटा टाइप ही डिफरेंट है। नंबर इंट डेटा टाइप का है, इंटीजर डेटा टाइप का है, बाकी जो है स्ट्रिंग डेटा टाइप के हैं, इसलिए ये कर पाना यहां पर पॉसिबल नहीं है। और अगर आपको ये टास्क अकम्प्लिश करना ही करना है तो आप इस नंबर को टाइप कास्ट कर सकते हो। इसका जो टाइप है डेटा टाइप, उसको बदल सकते हो आप। तो बदलने का एक एग्जांपल हमने यहां पे दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। अगर हमारे पास ये तीन वेरिएबल्स है, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2 और num4, हम चाहते हैं ये एक सेंटेंस में कॉन्कैटिनेट हो जाए, तो प्रिंट करते समय हम यहां पर कॉन्कैट कर रहे हैं इनको प्लस लगाकर, और साथ में जो
इंटीजर टाइप का हमारे पास डेटा है नम में स्टोर्ड, उसको हम str का यूज करके कन्वर्ट कर देते हैं स्ट्रिंग के अंदर, ताकि ये सारी चीजें एक साथ कॉन्कैटिनेट हो जाएं बहुत ही आराम से। देख सकते हो आप, जो सबसे पहले नम का हमने इस्तेमाल किया था वहां पे टाइप इंट आता है, उसके बाद टाइप आ जाता है, जब हम उसको टाइप कास्ट कर देते हैं तो टाइप स्ट्रिंग आ जाता है हमारे पास। टाइप कास्ट करने का एक ये भी तरीका है कि आप 4 को कोट्स के अंदर लिख लो, अगर आप कोट्स के अंदर लिख रहे हो तब भी वो टाइप कास्ट हो जाएगा। जैसा कि हमने पहले कहा था, स्ट्रिंग्स में आइटम इम्यूटेबिलिटी होती है, लेकिन आप एक स्ट्रिंग को रीअसाइन कर सकते हो। तो यहां पर 2 स्ट्रिंग्स हम शुरू में ले रहे हैं, हेलो और वर्ल्ड, और बाद में इन्हीं 2 को हम कॉन्कैटिनेट करा के स्ट्रिंग 2 में स्टोर कर रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि स्ट्रिंग 2 का जो डेटा है वो रीअसाइन हो चुका है, बदल चुका है। सिमिलरली आप स्ट्रिंग्स को अगर किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो रिपीट होके हमें देखने को मिल जाते हैं। स्ट्रिंग 2 के अंदर हेलो वर्ल्ड का डेटा है, जब मैंने इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 3 बार रिपीट होके हमें यहां पर देखने को मिल गया। स्ट्रिंग्स को प्रिंट कराने का एक इंटरेस्टिंग तरीका यह भी है, आप स्पेशल कैरेक्टर एफ का यूज करो। अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर एफ का यूज कर रहे हो तो करली ब्रेसेस लगा के आप एक वेरिएबल लिख सकते हो, जहां पर आप एक स्ट्रिंग इंफॉर्मेशन को छोड़ सकते हो, वो वेरिएबल से डायरेक्टली स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट हो जाती है। तो ये भी स्ट्रिंग को एक सेंटेंस के अंदर डायरेक्टली लिखने का इंटरेस्टिंग तरीका है। अब अगर आपको चेक करना है कि कोई एक स्ट्रिंग ए किसी दूसरे स्ट्रिंग बी का सबसेट है या नहीं, या फिर वाइस वर्सा है या नहीं, तो इसको आप इन स्टेटमेंट से चेक कर सकते हो। यहां पर मेरे पास 2 स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग ए में लिखा हुआ है हेलो माय नेम इज हर्ष, स्ट्रिंग बी में लिखा हुआ है हर्ष। तो मैं यहां पर स्टेटमेंट लिख सकता हूं स्ट्रिंग बी इन स्ट्रिंग ए। ऐसा लिखने से वो चेक कर रहा है कि क्या स्ट्रिंग बी जो है वो स्ट्रिंग ए का सबसेट है या नहीं है, उसके अंदर दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता। दिखाई दे रहा है, इसलिए यहां पर ट्रू देखने को मिल गया है। अगर मैं चेक करता हूं कोआला, यहां पे मैंने कोट्स के अंदर लिखा है कोआला इन स्ट्रिंग ए, तो यहां पे दिखा रहा है फॉल्स, क्योंकि ये जो लेटर है, ये जो वर्ड है, ये स्ट्रिंग ए के अंदर नहीं एग्जिस्ट करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस और मेथड्स के बारे में, जो कि स्ट्रिंग्स के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं मेथड्स और स्ट्रिंग्स के अंदर फर्क क्या होता है। तो मेथड्स और स्ट्रिंग्स के अंदर जो डिटेल्ड फर्क है, इसके बारे में हम आगे आने वाली क्लासेस में डेडिकेटेड तरीके से बात करेंगे, बट सिर्फ समझने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग बिठाने के लिए अभी मैं आपको बता देता हूं। मेथड्स बेसिकली स्पेसिफिक डेटा टाइप्स के लिए आप समझ सकते हैं कि डिफाइंड होते हैं, और उन्हीं डेटा टाइप्स के साथ हम उन मेथड्स को यूज कर पाते हैं। जितने भी मेथड्स होते हैं वो सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन सारे फंक्शंस मेथड्स नहीं होते हैं। बेसिकली मेथड्स एक स्पेशल टाइप के फंक्शंस ही होते हैं, जो स्पेसिफिकली किसी एक डेटा टाइप के लिए डिफाइंड होते हैं। मेथड को जब भी हम यूज करते हैं, हम डॉट ऑपरेटर के साथ मेथड को यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई मेथड है मेरे पास, जैसे ये एक मेथड हो गया, मेथड ए एक मेथड है, तो मुझे इसको यूज करना है एक स्ट्रिंग एस के साथ। तो एस के साथ यूज करने के लिए मैं एस डॉट मेथड लिखूंगा, मेथड ए। तो इस तरह से डॉट ऑपरेटर के साथ मैं मेथड्स को यूज कर सकता हूं। फंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो फंक्शंस रेगुलर फंक्शंस होते हैं, जिनको बहुत ही एक जर्नलिस्टिक तरीके से बनाया जाता है, कंपाइल किया जाता है, ताकि उन्हें हम डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ यूज कर सके। ये एक वर्किंग डेफिनेशन है जो मैं आपको बता रहा हूं, बाद में इसके बारे में हम और ज्यादा अच्छी तरीके से बात करेंगे। जब हम फंक्शंस को यूज करते हैं, तब हम फंक्शंस को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने स्ट्रिंग को एज एन आर्ग्यूमेंट फंक्शन के अंदर डालते हैं। तो फंक्शन को यूज करने के लिए, जैसे ये एक फंक्शन है और उसके आगे ये ब्रैकेट्स हमने लगाए हैं। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज आएगी वो इस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स होंगे, शॉर्ट में इसको आर्ग्स लिखते हैं। और एक स्ट्रिंग के साथ या फिर किसी भी एक वेरिएबल के साथ फंक्शन को यूज करने के लिए हम फंक्शन का नाम लिखते हैं, ब्रैकेट्स लिख के अपने स्ट्रिंग को या फिर किसी भी जो वेरिएबल है उसको एज अ आर्ग्यूमेंट यहां पर हम डाल देते हैं।
कुछ इस तरह से हम फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस और मेथड्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए मानते हैं कि हमारे पास एक ये स्ट्रिंग है, मॉडल नेम जहां पर लिखा हुआ है रैंडम फॉरेस्ट। सबसे पहला जो फंक्शन हमारे पास आता है वो है लेंथ फंक्शन, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लेंथ फंक्शन हमें किसी भी एक स्ट्रिंग की लेंथ बताता है, कितने लेटर्स उस स्ट्रिंग के अंदर हैं। 13 लेटर्स इस स्ट्रिंग के अंदर हैं, जो आंसर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बात करते हैं हमारे पहले मेथड के बारे में, जो कि है लोअर मेथड। लोअर मेथड क्या करता है, आपको स्ट्रिंग रिटर्न करता है जो आपने इसमें डाला है, बट उसके सारे लेटर्स को लोअर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जैसे रैंडम फॉरेस्ट में आर और एफ तो बड़ा है, लेकिन जब मैंने यहां पे डॉट ऑपरेटर का यूज करके लोअर मेथड को यूज किया है, लोअर मेथड ने आर और एफ को स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। सिमिलरली एक अपर मेथड हमें देखने को मिल जाता है। अपर मेथड क्या करता है, अपर मेथड आपको स्ट्रिंग रिटर्न करता है, लेकिन जितने भी आपको स्ट्रिंग में लेटर्स होते हैं वो कैपिटलाइज्ड होकर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मेरे पास ओरिजिनल स्ट्रिंग ऐसा था जहां पर सिर्फ 2 लेटर्स मेरे पास कैपिटल थे, आर और एफ, बाकी सारे स्मॉल थे। बट अब मैंने यहाँ पे अपर मेथड का इस्तेमाल किया है, जिसके कारण मेरे सारे के सारे लेटर्स अब कैपिटलाइज हो गए हैं। काउंट मेथड क्या करता है, तो काउंट मेथड के अंदर आप एक आर्ग्यूमेंट भी डालते हो। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट कोई भी एक स्ट्रिंग हो सकता है जो कि आप काउंट मेथड के अंदर डाल रहे हो। कोई एक लेटर हो सकता है, सिंगल लेटर। काउंट मेथड को यूज करने का पर्पस ये है कि आप जान सको कि एक कोई लेटर या फिर कोई एक छोटा स्ट्रिंग एक बड़े स्ट्रिंग के अंदर कितनी बार रिपीट हो रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक कोई पैराग्राफ है आपके पास और आप चेक करना चाहते हो उस पैराग्राफ में द जो वर्ड है कितनी बार आ रहा है उस पैराग्राफ के अंदर, तो आप काउंट मेथड का यूज कर सकते हो ये पता लगाने के लिए। सो रैंडम फॉरेस्ट हमारे पास है। अगर हम काउंट मेथड का यूज करते हैं रैंडम फॉरेस्ट वाले अपने डेटा नेम वेरिएबल के ऊपर, और यहां पर आर्ग्यूमेंट में आर ए डालते हैं, तो आर ए रैंडम फॉरेस्ट में सिर्फ एक बार आ रहा है, तो इसलिए 1 देखने को मिलता है। देन एफ ओ भी एक ही बार आ रहा है, तो 1 देखने को मिलता है। बट अगर मैं यहां पे कुछ ऐसा डाल देता हूं जो मेरे स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, तो यहां पर 0 देखने को मुझे मिल जाता है एज एन आउटपुट। फाइंड मेथड के बारे में बात करते हैं। फाइंड मेथड क्या करता है, फाइंड मेथड भी अगेन एक आर्ग्यूमेंट आपसे लेता है। ये आर्ग्यूमेंट कोई वर्ड हो सकता है, कोई सेंटेंस, या फिर कोई एक लेटर हो सकता है। और जो ये मेथड है, ये जो फाइंड मेथड है, ये जो भी आपने आर्ग्यूमेंट दिया है उसकी फर्स्ट अकरेंस की पता लगाने की कोशिश करता है। आपके बड़े सेंटेंस में क्या है, बड़े स्ट्रिंग में क्या है। फर्स्ट अकरेंस से मेरा क्या मतलब है, तो इस एग्जांपल को एक बार देख लेते हैं। मॉडल नेम जिसके अंदर रैंडम फॉरेस्ट स्टोर्ड है, इसके ऊपर मैंने फाइंड मेथड का यूज किया और आर्ग्यूमेंट में मैंने दिया 0 तो अब ये फाइंड मेथड क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है रैंडम फॉरेस्ट के अंदर ओ कहां पर आ रहा है। ये देखता है कि रैंडम फॉरेस्ट के अंदर ओ जो है सबसे पहले कहां पर आ रहा है। इसको मतलब नहीं है कि एक बार आने के बाद और कहां कहां पे ओ का इस्तेमाल हुआ, इसको कोई मतलब नहीं है। ये जस्ट ये चेक कर रहा है कि ओ जो है अगर अवेलेबल है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर, तो सबसे पहले कहां पर आ रहा है, ये इसी चीज का पता लगा रहा है फाइंड मेथड। और पता लगाते ही ये उस ओ का, जहां पे भी ओ आ रहा है रैंडम फॉरेस्ट के अंदर, उसका इंडेक्स हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो फर्स्ट अकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर स्ट्रिंग ये हमें प्रोवाइड कर रहा है फाइंड मेथड। अगर एक लेटर जो भी हमने आर्ग्यूमेंट में दिया है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है हमारे बड़े स्ट्रिंग के अंदर, तो हमें -1 देता है। रिप्लेस मेथड के बारे में बात करते हैं। रिप्लेस मेथड 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है अपने अंदर। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट लेता है कि किस स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है, और सेकंड आर्ग्यूमेंट लेता है किस से रिप्लेस करना है। ये 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट किस मेथड किस स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है, और किस सेकंड आर्ग्यूमेंट किस स्ट्रिंग से रिप्लेस करना है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रैंडम फॉरेस्ट स्ट्रिंग है मॉडल नेम वेरिएबल के अंदर। अब इस वेरिएबल के ऊपर जब मैं रिप्लेस मेथड को लगाता हूं,
तो सबसे पहले मैं आर्ग्यूमेंट डालता हूं कि कौन से स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है, कौन सा स्ट्रिंग रिप्लेस किया जाना चाहिए। तो मैं यहां पे एक ब्लैंक स्पेस दे रहा हूं, रैंडम और फॉरेस्ट के अंदर ब्लैंक स्पेस है, मैं चाहता हूं कि ये रिप्लेस हो जाए। इसको रिप्लेस करने के लिए किससे रिप्लेस करना है, मैं चाहता हूं डैश से रिप्लेस हो जाए। सेकेंड आर्ग्यूमेंट पे यहां पे डैश का देता हूं। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं मेरे पास रैंडम फॉरेस्ट तो आता है, और इनके बीच की जो स्पेस है वो रिप्लेस हो चुकी है एक डैश से। तो इस तरह से मैं रिप्लेस मेथड का इस्तेमाल कर सकता हूं। सिमिलरली अगर रैंडम फॉरेस्ट के अंदर मैं ओ को रिप्लेस कर देता हूं यू से, ओ दो बार आ रहा है मेरे पास, एक बार रैंडम में आ रहा है, एक बार फॉरेस्ट में आ रहा है, तो ऐसा करते ही क्या होता है, जो ओ है वो यू से रिप्लेस हो जाता है। अब आप अगर देख रहे हैं, अगर मैं ओरिजिनल वेरिएबल को प्रिंट करता हूं तो ये जो चेंजेस मैंने रिप्लेस के थ्रू यहां पे किए हैं ये यहां पे सेव नहीं हुए हैं। जब भी हम कोई एक मेथड अप्लाई करते हैं एक वेरिएबल के ऊपर तो उसके जो चेंजेस होते हैं वो सेव नहीं होते हैं। चेंजेस को सेव करने के लिए हमें या तो एक नया वेरिएबल क्रिएट करना होगा या फिर रीअसाइन करना होगा अपने एग्जिस्टिंग वेरिएबल में। तो यहां पर हम एक नया वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं मॉडल रिवीजन के नाम से, और यहां पर जो रैंडम वर्ड है उसको रिप्लेस कर देते हैं बिग ग्रीन से। तो ऐसा करते ही जब हम इन सेंटेंस को प्रिंट करते हैं तो हमें देखने को मिल जाता है हमारा ओरिजिनल जो स्ट्रिंग था वो था रैंडम फॉरेस्ट, बट जो रिवाइज स्ट्रिंग बन के आया है वो है बिग ग्रीन फॉरेस्ट। फ्रेंड्स, ये था सभी कुछ जो आपको जानने की जरूरत थी स्ट्रिंग्स के बारे में। इसके इस वीडियो के अंदर हमने बात की स्ट्रिंग्स बेसिकली होते क्या है, इंडेक्सिंग क्या होती है, स्लाइसिंग क्या होती है, इनवर्स स्लाइसिंग क्या होती है, स्टेप साइजेस क्या होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है स्ट्रिंग्स की, और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस और मेथड्स के बारे में हमने बात की है आज की इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए इस वीडियो को, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लिस्ट के बारे में, तो बनिए रहेगा मेरे चैनल के साथ, वेट कीजिएगा अगली वीडियो के लिए। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।